गुड इवनिंग। देखिए आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। इससे पहले हम बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे प्रोसेस के वो कंप्लीट कर चुके हैं टिल साइक्लिक प्रोसेस तक। नाउ आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में। दो तरह के प्रोसेसों को हम देखेंगे, एक तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल और दूसरा आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? सबसे पहले जब आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट और डेल्टा टी इज इक्वल्स टू जीरो। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, या कहूं टेम्परेचर प्रोसेस के दौरान क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्लियर? क्या कहेंगे? फॉर n मोल ऑफ आइडल गैस, n मोल ऑफ आइडल गैस in isothermal process, n मोल आइडल गैस है क्लोज सिस्टम में अपना सिलेंडर के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? डेल्टा H इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा E इज इक्वल्स टू जीरो। कारण क्लियर है कि ऐसा क्यों हो रहा है? कारण क्या है? हाँ जी, क्योंकि डेल्टा एच होता है एन सीपी डेल्टा टी जीरो है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा? जीरो। इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या है आपका? जीरो। क्यों? एन सीवी डेल्टा टी जीरो है, ध्यान दें। एंड क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। मीन्स ये वो प्रॉपर्टी है जिसका आइसोथर्मल रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस आ गया क्लोज सिस्टम के अंदर में, सिलेंडर के अंदर, तो ये तो रिश्ता रहेगा ही रहेगा, चाहे मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल हो चाहे मेरा प्रोसेस कैसा हो? इरिवर्सिबल। अभी हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल शुरू नहीं किया है, हमने कहा जब आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यहां तक की कहानी क्लियर। ये कहां से आया है? ऑलरेडी डिस्कस्ड है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मींस जितनी हीट ट्रांसफर होगी उतना ही वर्क होगा बाय द सिस्टम वर्क है, इसलिए W नेगेटिव होगा। हीट ली है इसलिए Q पॉजिटिव होगा। मींस मैथमेटिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी, सिर्फ साइन क्या होगा? उल्टा। तो अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसके लिए? रिवर्सिबल। नेक्स्ट पेज से शुरू कर देते हैं। नंबर वन कौन? हाँ जी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। हमें इसकी सारी प्रॉपर्टीज देखनी है, और सारी प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? सीधा सीधा हमारा नंबर वन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E इज इक्वल्स टू जीरो। पहली प्रॉपर्टी खत्म अपनी, अभी पढ़ा था अपन ने। नंबर टू, हाँ जी, हम बात करेंगे वर्क की। ध्यान से देखना, वर्क क्या कहेंगे? dW रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस PdV। आपको पता है dW माइनस P एक्सटर्नल dV होता है, पर रिवर्सिबल के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर और गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट सेम। नतीजा क्या है कि आप P एक्सटर्नल की जगह प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं। जब आपने हल्का सा सिस्टम प्रोसीड किया तो फॉर्मूला यही होगा। अब देखिए, बट फॉर आइडल गैस P क्या होता है? nRT/V। सो dW रिवर्सिबल क्या हो जाएगा? माइनस nRT। P की जगह क्या रख दिया? nRT/V, dV/V। हाँ जी, टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, टेकिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, क्या करेंगे? dW रिवर्सिबल इंटीग्रेशन किया, हाँ जी,
माइनस एन आर टी, कॉन्स्टेंट है आइसोथर्मल इसलिए टी कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, डीवी बाई वी, कहां से कहां तक, V1 से V2। ओके है, किसी को कोई दिक्कत? नो। कहानी क्या कहती है जरा खुद देखिए। हम कह रहे हैं पाथ फंक्शन है इसलिए डी डब्ल्यू का क्या होगा, W माइनस एन आर टी, और डीवी बाई वी का क्या होगा, ln V2 बाय V1। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा जी, जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस एन आर टी ln V2 बाई V1। लॉग लिखोगे तो 2.33 और आ जाएगा। अब मुद्दा ये है V2 बाई V1 की जगह मैं प्रेशर भी तो ले सकता हूं, तो V2 बाई V1 क्या होता है, P1 बाई P2, तो आप V2 बाई V1 की जगह क्या यूज कर सकते हो, P1 बाई P2। ओके है, आइए क्या लिख सकते हो इसी को, W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस NRT ln P1 बाई P2, और W रिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस NRT सॉरी प्लस NRT ln P2 बाई P1। एक ही बात है, आपको इसको उल्टा लिखना है तो बार का साइन बदलेगा। ओके है, लेआउट क्लियर क्या का है, बड़ा ही आसान सा पार्ट है। क्लियर? नाउ देखिए जो मैं कह रहा हूं उसमें क्या चल रहा है जरा उसे देखिए। तो जब भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की बात होगी W का फॉर्मूला क्या रहेगा अपने दिमाग में, माइनस NRT ln V2 बाई 1। कैसे आया, बहुत सिंपल सा है, रिवर्सिबल के लिए DW होता है माइनस PdV। चूंकि प्रेशर ऑफ गैस कांस्टेंट नहीं है, ध्यान दो, वॉल्यूम चेंज के साथ प्रेशर बदलेगा, इसलिए मैं यहां का सीधा इंटीग्रेशन नहीं कर सकता इसका, क्योंकि P कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट होता तो P को बाहर कर देता और V1 से V2 कर लेता, डेल्टा V लिख देता सीधा ही, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V कर देता। कर मत देना, नोबेल प्राइज मिल जाएगा। केवल आइसोबारिक प्रोसेस में कर सकते हो, वो भी रिवर्सिबल के अंदर, क्योंकि वहां P कांस्टेंट होता है। आइसोथर्मल में P कांस्टेंट थोड़ी है गैस का, इसलिए आप इस P को पहले आइडल गैस से रिप्लेस कर लो। समझ आ गया कि मुझे यहां से यहां क्यों आना पड़ा इंटीग्रेशन से पहले, क्योंकि यहां पर P वेरिएबल है, वॉल्यूम चेंज के साथ P वेरिएबल है, तो मैं P को इंटीग्रेशन से बाहर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने उसको कन्वर्ट किया और फिर इसका क्या किया, इंटीग्रेशन। पार्ट क्लियर दिमाग के अंदर? नाउ अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, हीट। अभी पढ़ा था हमने Q रिवर्सिबल क्या होती है, माइनस W रिवर्सिबल। Q और W में सिर्फ किसका फर्क है, साइन का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम। ओके, क्लियर यहां तक? अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं उसे समझे। माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, माइनस इधर ले लिया आपने, तो आप इसी को लिख सकते हो NRT ln V2 बाय V1। जो W का फॉर्मूला है उसी में आप क्या चेंज कर दें, साइन, Q का फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा हूं जरा समझना इसको, बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके अंदर। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, नेक्स्ट पॉइंट उसे समझना आप। हीट हो गया मेरा, वर्क हो गया मेरा, अब हमारी बात किसकी हो रही है, एक तो डेल्टा जी और डेल्टा ए की बात करेंगे हम यहां पर। हमने कहा था आइसोबारिक कंडीशन और आइसोथर्मल कंडीशन, जी और ए की बात हम यहीं करेंगे, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक और वहां कहीं भी बात नहीं करने वाले, याद रहेगा, क्योंकि जी टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन होती है, पढ़ेंगे इस चीज को भी। नाउ तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, जरा सिंपल सा समझना, जी मीन्स डेल्टा जी। आप क्या लिखेंगे, वी नो दैट, एक बार आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आगे मैं समझाऊंगा कैसे आता है। वैसे जो
ग्रेजुएशन और मास्टर्स कर चुके हैं उन सबको पता है कि मैं फंडामेंटल थर्मोडायनामिक इक्वेशन लिख रहा हूं। डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वीडीपी होता है। क्या होता है? माइनस एस डी टी प्लस वीडीपी। फंडामेंटल थर्मोडायनामिक इक्वेशंस होती हैं 4, उसमें से एक जी वाली जो इक्वेशन है वो ये होती है, याद रहेगा। ये डी जी इज इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वीडीपी। अब आप ये देखिए, आपकी कंडीशन क्या है? आइसोथर्मल। तो क्या कहेंगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जरा गौर से देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर dt क्या होगा आपका? 0। और dt अगर 0 हुआ तो SDT 0 होगी कि नहीं? क्या मिलेगा मुझे? गौर से देखिए, dg इज इक्वल्स टू, हाँ जी, VDP। दोबारा देखिए क्या लिखा है मैंने, बहुत सिंपल सा कहा है। ये कंडीशन है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा तो ये वाली टर्म 0, तो dg क्या रह जाएगा? VDP। आया? आइए, बट V क्या होता है? nRT बाय P। आइडल गैस के लिए V क्या होता है? nRT बाय P। वैल्यू पुट करो, dg इज इक्वल्स टू nRT dP बाय P। nRT dP बाय P, ये वैल्यू यहां पुट कर दी। टेकिंग इंटीग्रेशन, हाँ जी, क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर दो इसका। G1 से G2 स्टेट फंक्शन है, P1 से P2 ये भी स्टेट फंक्शन था। क्या आ जाएगा? डेल्टा G इज इक्वल्स टू nRT ln P2 बाय P1। किसी को आपत्ति? अब P2 बाय P1 की जगह आप क्या लिख सकते हो? V1 बाय V2। और V1 बाय V2 को आप V2 बाय V1 लिखना चाहते हो तो बाहर का साइन बदलोगे। नतीजा क्या कह रहा हूं? डेल्टा G nRT ln V1 बाय V2, P2 बाय P1 को V1 बाय V2 लिख सकता हूं, और डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 बाय V1। जरा गौर से देखिए, ये तो वही फॉर्मूला हो गया जो किसका होता है अपने रिवर्सिबल वर्क का आइसोथर्मल में। ध्यान से देखो, माइनस nRT ln V2 बाई V1। क्या दिमाग में आएगा? W रिवर्सिबल और डेल्टा G सेम आ रहे हैं। कहां पर? आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि फॉर्मूले भी क्या आते हैं इसके बिल्कुल सेम। तो अगर कोई न्यूमेरिकल पूछ ले तो अगर W निकाल लिया तो डेल्टा G निकालने की जरूरत नहीं है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि W और डेल्टा G का मान क्या आएगा? वहां सेम आएगा। ओके, याद रहेगा। आइए, सेम चीज किसके लिए बात करूं मैं? डेल्टा ए के लिए। डेल्टा ए हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को बोलते हैं। किसको? हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। इनको पढ़ेंगे आगे हम हर टर्म को डिटेल से। अभी तो मैं प्रोसेस में क्या काम आ रही है सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं। वो वाले सारी टर्म्स पढ़ेंगे। G इज इक्वल टू H माइनस टी एस होता है, A इज इक्वल टू E माइनस टी एस होता है। सब कुछ पढ़ना है इसी टॉपिक के अंदर। अभी तो हम कह रहे हैं डेल्टा मींस वर्क फंक्शन की जब मैं बात करूं तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी बोले या वर्क फंक्शन बोले एक ही बात होती है। सिंपली फ्री एनर्जी बोले या गिब्स फ्री एनर्जी बोले, G एक ही बात होती है। आइए, सेम वी नो दैट dA इज इक्वल्स टू, ये भी फंडामेंटल इक्वेशन है, माइनस SDT माइनस PdV, जबकि dG क्या था? माइनस SDT प्लस VdP था। क्लियर रहेगा दिमाग में? नाउ देखिए जरा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा?
dA इज इक्वल्स टू माइनस पीडीवी। क्यों? एस डी टी जीरो हो जाएगा, dt जीरो है तो एस डी टी जीरो, तो dA क्या रह गया? माइनस पीडीवी। अब तुम्हें पता है फॉर आइडल गैस P क्या होता है? nRT बाई V। इस P का मान यहां रखो, dA क्या जाएगा? माइनस nRT dV बाई V। ये वैसा वैसा आगे से dW था, माइनस nRT dV बाई V। वही टेकिंग इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन क्या होगा? dA का A1 से A2 माइनस nRT dV बाय V। कहां से कहां तक? V1 से V2। क्या आएगा भाई? डेल्टा A इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln V2 बाई V1। गौर से देखिए, ये भी वही फॉर्मूला आ रहा है जो W रिवर्सिबल का था और जो डेल्टा G का था आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर। इसका मतलब क्या दिमाग में आना चाहिए? फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस W reversible is equal to delta G is equal to delta A। सबका फॉर्मूला क्या है? सबका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सेम। क्लियर? याद रहेगा दिमाग में? तो अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं तो W का फॉर्मूला पता है, तो डेल्टा G और डेल्टा A का फॉर्मूला पता है। मींस सेम वैल्यू, सेम साइन, सब कुछ सेम होता है। तो क्या क्या देख चुके हम? G देख चुके, A देख चुके, H देख चुके, E देख चुके, Q देख चुके, W देख चुके। बचा कौन अपना? एक एंट्रोपी तो बची। ओके है? आइए जरा, क्या लिखेंगे? ध्यान से समझना इसको। एंट्रोपी। हाँ जी, हम क्या देखते हैं जरा उसे देखिए कि जो आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज इज इक्वल्स टू होता है dq रिवर्सिबल बाय t। एंट्रोपी चेंज क्या होता है? dq रिवर्सिबल बाय t। क्लियर? सिंपल मुद्दा ये है, इंटीग्रेशन कर दो, टेकिंग इंटीग्रेशन, ध्यान से, ds s1 से s2, हाँ जी, 1 बाय टी किसका? dq का। भाई t कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? आइसोथर्मल प्रोसेस है तो केवल किसका होगा? dq का। पाथ फंक्शन है तो dq का क्या हो जाएगा? q। स्टेट फंक्शन है, ds का क्या हो जाएगा? डेल्टा s। क्या आ गया रिश्ता? डेल्टा s सिस्टम इज इक्वल्स टू q रिवर्सिबल बाय t। तो स्मॉल चेंज पढ़ते हैं तो ये, और ओवरऑल चेंज पढ़े तो ds की जगह डेल्टा s, dq की जगह q। क्लियर? इसका मतलब जो q का फॉर्मूला है
उसको किससे रिप्लेस कर दो, उसके वैल्यू से, और इसकी वैल्यू क्या थी, nRT/ln/V2/V1 माइनस डब्ल्यू के बराबर था ना। तो अगर इसकी जगह मैं nRT/ln/V2/V1 लिखूंगा क्यू की जगह, तो टी से टी कट जाएगा, क्या रह गया रिश्ता, nR/ln/V2/V1। ध्यान रखना, काम आता है, इंपॉर्टेंट है। दोबारा देखो मैं क्या कह रहा हूं, Q का जो फॉर्मूला है उसे टेम्परेचर से डिवाइड कर दो। देखिए ये रहा Q, nRT/ln/V2/V1। अगर इसको मैं टेम्परेचर से डिवाइड कर रहा हूं, इसका मतलब इसको T कर रहा हूं, T से T कैंसिल, nR/ln/V2/V1। ओके है, कोई दिक्कत, क्लियर क्या कहा है मैंने, जरा गौर से देखिए, चला जाए। चलिए अब हम क्या कह रहे हैं जरा उसे समझिए। अब यहां पर कुछ काम की और बातें करते हैं, और काम की बात यह है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आपसे छोटी छोटी रीजनिंग पूछता है एंट्रोपी चेंज के बारे में। ध्यान रहे, एक चीज दिमाग में शुरू से रखें, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री पर हीट एक्सचेंज हो रही है तो सराउंडिंग में वर्क होता है। सिस्टम में तो वर्क होगा ही होगा, सराउंडिंग में भी क्या होता है, वर्क होगा। अगर सिस्टम एक्सपेंशन कर रहा है इसका मतलब सराउंडिंग कंप्रेस हो रहा है, सिस्टम बाय द सिस्टम कोई वर्क हो रहा है इसका मतलब सराउंडिंग में ऑन द सिस्टम हो रहा है, सराउंडिंग के लिए वर्क होगा। लेकिन अगर हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है बाउंड्री पर तो सराउंडिंग में वर्क नहीं होता। एडियाबैटिक प्रोसेस में सराउंडिंग में वर्क नहीं होता क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं होती वहां पर। और अगर सराउंडिंग में वर्क नहीं हुआ तो सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखो। मैंने आपको साइन नोटेशन में ये चीज बोली थी, दोबारा बोलूंगा, जब तक मन करेगा ऐसे ही बोलता रहूंगा, बस स्टेटमेंट दिमाग में सेट कर लो आप लोग। ओके, अब उसको मैं यहां क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि भैया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जब आते तो दिमाग में कंपैरिजन पूछता है वो आपसे। ओके, नाउ अब हम ये कह रहे हैं कि फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से सुनना, प्रोसेस बोलूं या ट्रांसफॉर्मेशन बोलूं एक ही बात है। फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, मुद्दा यह है, जरा कि ds सिस्टम प्लस ds सराउंडिंग, जिसे आप क्या बोलते हो, ds यूनिवर्स बोले या ds टोटल बोले एक ही बात है। एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोसेस बोलूं, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स बोलूं या टोटल एंट्रोपी चेंज बोलूं, एक ही शब्द है। वो वास्तव में सिस्टम की एंट्रोपी चेंज प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज होता है, और इसका मान 0 होता है। ध्यान रखना, जब भी रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन की बात होगी, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, स्पॉन्टेनिटी में नॉन स्पॉन्टेनियस है तो ग्रेटर देन 0 होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, टोटल वाला, इंडिविजुअल का लेना देना नहीं होता, टोटल जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है स्पॉन्टेनियस में, जबकि साम्यावस्था में 0 होता है। और साम्यावस्था रिवर्सिबल प्रोसेस का पार्ट है, पूरी टाइम साम्यावस्था में ही रहता है। रिवर्सिबल के अंदर हम क्या मानते हैं, सिस्टम पूरे समय क्या रहता है, साम्यावस्था से में रहता है, कदम कदम पर रुकता है, इनफाइनाइट टाइम साम्यावस्था आती है पूरे रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान। तो हम क्या मान के चलते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसेस सिस्टम किस में रह रहा है, साम्यावस्था में। इसलिए जब भी हम एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं इक्वल टू 0 लिखते हैं रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में, चाहे वो आइसोथर्मल रिवर्सिबल है चाहे वो एडियाबैटिक रिवर्सिबल है। मेरे दिमाग में रहेगी बात, ये कॉमन कंडीशन है, इसका आइसोथर्मल या एडियाबैटिक से लेना देना नहीं है।
रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए ये कंडीशन आई। इरिवर्सिबल होगा तो यहाँ ग्रेटर देन जीरो लगाएंगे, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं ऑलवेज, और इरिवर्सिबल है इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस के लिए ग्रेटर देन जीरो होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। याद रहेगा, ये सारा एक्सपेंशन पर चल रहा है, दिमाग में रखना। नाउ हम ये कह रहे हैं, इस रिश्ते से एक चीज तो क्लियर है कि इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैथमेटिकली सेम, बट साइन क्या होगा, उल्टा। जरा गौर से देखिए, क्या लिखोगे, और ds सिस्टम इज इक्वल्स टू माइनस ds सराउंडिंग, दिमाग में रहा। और क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग, एक ही बात है। स्मॉल चेंज दिखाओ या ओवरऑल चेंज दिखाओ, कहने का मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस है तो सिस्टम की एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज सेम होगी, बस साइन क्या होगा, उल्टा। क्योंकि एक एक्सपेंशन होगा तो दूसरा कंप्रेशन होगा ना, एक फैल रहा है इसका मतलब दूसरा सिकुड़ रहा है, तो जितनी एंट्रोपी चेंज इसमें होगी उतनी इसमें होगी, पर साइन उल्टा होगा। एक में बढ़ रही होगी तो उतनी दूसरे में घट रही होगी। क्लियर है लेस्ता? इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपसे आइसोथर्मल रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है मींस प्रोसेस पूछा कि 2 मोल आइडल गैस थी, इतने लीटर से इतने लीटर तक आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन किया इस टेम्परेचर पे, तो बताओ एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग क्या होगा, और एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स क्या होगा। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स तो क्या होगा, 0। क्लियर है? डेल्टा एस यूनिवर्स, इसको डेल्टा एस प्रोसेस भी बोलते हैं, एक ही बात है, या डेल्टा एस टोटल भी बोलते हैं, ये 0 होगी। क्यों? इन दोनों का जोड़ होती है, ये सेम वैल्यू होती है, साइन उल्टा होता है तो जोड़ने के नाम पे कट जाती है एक दूसरे से। याद रहेंगे दिमाग में? तो जब भी इसका पूछे तो आप तो सिस्टम का निकाल लो, जो सिस्टम की आई कैसे आएगी, NR ln V2 by V1 से, V2 by V1 को P1 by P2 लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे अभी जस्ट 5 मिनट में। क्लियर रहेगा? जो वैल्यू आई उसका साइन बदल दो, सराउंडिंग की हो गई, दोनों का जोड़ यूनिवर्स की हो गई। तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। सारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हमने देख ली, किसका मान कितना आएगा और किसके मान में कितना चेंज आएगा। पाथ फंक्शन में मान देखते हैं और स्टेट फंक्शंस में उनका चेंज चेक करते हैं। ओके, अब इसको समझने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल लेना होगा, और हमारा न्यूमेरिकल क्या कहता है, वो कहता है कि 4, हाँ जी, 2 mole of an ideal gas expand reversible and isothermally, reversible and isothermally from 10 लीटर टू 100 लीटर। कितने लीटर से? 10 लीटर टू 100 लीटर एट 300 केल्विन। कितने केल्विन पर? 300 केल्विन पर। कैलकुलेट डेल्टा H, डेल्टा E, डेल्टा G, डेल्टा A, W, Q, डेल्टा S सिस्टम, डेल्टा S सराउंडिंग एंड डेल्टा S यूनिवर्स। क्वेश्चन खत्म। बात समझ आई? करिए जरा इसको। देखिए, गिवन क्या है? 300 केल्विन। V1 कितना?
10 लीटर, V2 कितना 100 लीटर, ओके। N का मान कितना 2 मोल, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको ये पता है क्या कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा ई 0 होता है। इतना बदमाश है, सेम क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में आपसे। 2 मोल आइडल गैस थी, इतने लीटर से इतने लीटर तक 300 केल्विन पर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराया, तो बताओ डेल्टा ई का मान क्या होगा। इसको टिक करोगे 0। ओके, बोल साहब डाटा का क्या करें, पेपर के बाद घर ले जाना, इसको काम आएगा। चले, हमें भी पता है कि अब हमें किसकी जरूरत है, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल होता है, हम रिश्ता जानते हैं। तो पहले हम W निकाल लें, W आ गया तो सब लोग भागे चले आएंगे। कैसे, माइनस 2.303 NRT log V2 by V1, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। क्या देखेंगे हम, माइनस 2.303 इंटू 2 मोल, कितना 2 मोल, इंटू योर चॉइस 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन लिख दो, आर का मान। ओके, नाउ T 300 केल्विन, लॉग V2 कितना है 100, V1 कितना है 10। क्या देखते हैं, ये गया 1 हो गया, 1 कैसे हो गया, 100/10 को 10 कहते हैं और log 10 का मान होता है 1, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। देखिए, केल्विन से केल्विन इनवर्स कट गया, मोल से मोल इनवर्स कट गया, क्या बचा कैलोरी, जूल में लेता तो जूल, और हम जो निकाल रहे हैं वो कैलोरी या जूल में ही तो आता है। इसका मतलब हमने डाटा सही रखा है बिल्कुल। सबसे पहले यूनिटों को ऐसे काट लिया करो, पता चला कैलोरी पर मोल बच रहा है तो काम करने की जरूरत नहीं है, 2 मोल के लिए पर मोल कैसे आ सकता है। ओके, नाउ अब तो सिर्फ क्या करना है आपको, मैथमेटिकली इसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 2 4, ये हो गया 1200 को आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 230.3 इंटू 12 लिख सकता हूं इसको मैं कैलोरी में। हाँ जी, लिख सकता हूं, क्योंकि 1200 में 2 जीरो इधर सरका दी, अब 12 से गुना कर लो, 12 × 3 = 36, 6 12 × 3 = 36, 3 12 दूना 24 और 3 27। डन, यही होगा भाई, हाँ कि ना। यहां आ गया पॉइंट कैलोरी पर किसका, माइनस का। क्या मैं सही हूं, एक सिंपल कैलकुलेशन से देखिए, क्या वैल्यू इतनी आएगी 2763.6। डन। अब देखिए, हम पता है कि Q रिवर्सिबल जो होता है वो तो माइनस W रिवर्सिबल के बराबर होता है। इट मींस Q का मान कितना हो गया, सिर्फ साइन बदल लो, ये लो जी, ओके, सिर्फ क्या बदल दिया, साइन बदल दिया। नाउ अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हमें पता है कि डेल्टा G डेल्टा E के बराबर होता है। अरे होता है कि नहीं, वेरी गुड, होगा। और वो किसके बराबर होता है, W रिवर्सिबल के, और W रिवर्सिबल कितना है, -2763.6 कैलोरी। तो कहने का मतलब है कि एक कैलकुलेशन की और सब खुद ही निपटते चले गए, सिर्फ साइन बदल रहे हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन पूछे, ऐसा कोई 50 क्वेश्चन थोड़ी करवा रहा था वो आपसे, वो तो कॉमन सेंस पूछ रहा था आपसे। जब W पता है तो ये चारों डाटा ऑटोमेटिक पता है, इसमें साइन बदलना है, इसमें तो साइन भी नहीं बदलना, एज इट इज रहेगा।
अब क्या बचा हमारे पास, देखिए जरा, हमारे पास बचा डेल्टा एस सिस्टम, हम कहते हैं क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ओके, और ये कितना है, टाइम पास के लिए आप चाहें तो सीधे लिख सकते हैं, कितनी थी इसकी वैल्यू, 2763 कैलोरी। मैं क्या करूं, 300 केल्विन का भाग। ओके, समझदारी ऐसे भी है, पर उससे भी ज्यादा समझदारी क्या है एक्चुअल में, फॉर्मूला तो यही है, साइन अलग है, बस यहाँ टी नहीं होगा, टी का मतलब ये 300 नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, 4 को इस वैल्यू से गुना कर रहा हूं, वैसे ही सल्ट गया ये तो, कैसे भी कर लो एक ही बात है। ओके, चलो बताओ क्या होगा, 27 पॉइंट, ये देखो इन दो जीरो को काटूंगा तो यहां पॉइंट आ जाएगा, दिमाग चल रहा है अभी। ओके, पर चूंकि मैं तो नोट्स की टाइप में बना रहा हूं तो मैं ऐसे कैसे लिख सकता हूं, यहां लिखना पड़ेगा मुझे 27.636 बटे 3 कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी ऊपर है, केल्विन ऊपर जाके पर लग जाएंगे इसके। अब इसको निकाल लो आप, कितना आ गया, 9 या 27 पॉइंट, 3 दूनी 6, 1 3 2, हाँ इतना कैलोरी पर केल्विन। ये क्या आ गया आपका, डेल्टा एस सिस्टम आ गया। पैटर्न समझ आया किस तरह से देखेंगे। अब तुम्हें पता है डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होता है, माइनस डेल्टा एस सिस्टम, सिस्टम की जो वैल्यू है उसका साइन बदल दो, तो माइनस का 9.212 कैलोरी पर केल्विन हो गया सराउंडिंग। डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होता है, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और ये आएगा 0, क्यों, सेम वैल्यू है, साइन उल्टा है, जोड़ने के नाम पर क्या मिलेगा, अंडा। क्लियर है पूरा फंडा, किस तरह से देखते हैं इसे, तो बहुत सिंपल से लॉजिक है यहां पर, किसमें, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। बोल साहब कैलोरी में निकालने हैं क्या, ऑप्शन देख लेना, जूल में है तो 8.314 ले लेना आर का मान, कैलोरी में है तो ये ले लेना, लीटर एटमॉस्फेयर है तो आर का मान लीटर एटमॉस्फेयर में ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, कर लोगे, डन। तो ये किसकी बात हो गई, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो गई। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अलग अलग वैरायटी के अकॉर्डिंग, पर एक बार किसको सल्टा लें साथ में कंपेयर करके, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में क्या चेंज आएंगे जब हम रिवर्सिबल आइसोथर्मल की बात करते हैं। तो देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट कौन है, हाँ जी 4 इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कौन है, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। मेरा कहना यह है कि प्रोसेस रिवर्सिबल हो या प्रोसेस कैसा हो, इरिवर्सिबल। टी तो कांस्टेंट ही रहेगा अगर आइसोथर्मल है तो, डेल्टा टी तो 0 ही रहेगा, इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई भी 0 ही रहेंगे। जब हमने कहा था कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडल गैस के लिए, आइडल गैस ही पढ़ रहे हैं, तो ये तय हो गया उसी दिन कि डेल्टा एच और डेल्टा ई को 0 होना होगा यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरा प्रोसेस रिवर्सिबल था कि वो मेरा प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल। डन दिमाग में। नाउ आइए जरा जो मैं कह रहा हूं, तो हम ये कहेंगे कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल्स टू 0, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, नाइदरलेस वो रिवर्सिबल हो या वो इरिवर्सिबल। अब मुद्दा ये उठता है ये दोनों है तो रिश्ता तो वो भी अच्छा ही है, कौन सा, Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, बस फर्क क्या है, यहां इरिवर्सिबल हो गया तो यहां भी इरिवर्सिबल हो गया, कोई फांसी थोड़ी चढ़ावे।
ये तो कॉमन स्टेटमेंट है, जब आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़े थे वहां भी यही रिश्ता था, फर्स्ट लॉ से लिखा है कि जब डेल्टा ई 0 है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? बोलो फिर तो इसके मान और उसके मान सेम हो गए। ये इसमें यहां कहां लिखा हुआ है कि W रिवर्सिबल और W इरिवर्सिबल सेम है? हमने तो ये कहा है कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो वहां भी उतना ही कार्य होता है जितना हीट एक्सचेंज हुई है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है यहां भी उतना ही कार्य होगा जितनी हीट एक्सचेंज हुई है। मैंने ये कब कहा कि दोनों की हीट एक्सचेंज सेम मात्रा में हुई? मैंने ये थोड़ी लिखा है कि Q इरिवर्सिबल इज इक्वल टू W रिवर्सिबल लिखता, तब तो आप वो हक बोल सकते थे। ओके है? दिक्कत है कोई? नहीं। नाउ अब ध्यान से देखो, अब हमें यह पता चलना चाहिए कि W होगा कितना यहां पर, क्योंकि ये हम अच्छे से जानते हैं कि W रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है किससे? W इरिवर्सिबल से। मींस साइन नहीं देखते, वैल्यू मींस रिवर्सिबल में कार्य ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल से। पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिटेल से ये डिस्कशंस हो चुके हैं, तो यहां मुझे इन डिस्कशंस की जरूरत नहीं है। तो अगर ये रिश्ते में है तो मींस तो लिख सको ऐसा, हाँ जी, क्या कहूंगा, 100% Q रिवर्सिबल जो है वो भी ज्यादा ही होगा किससे? Q इरिवर्सिबल से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि W और Q का मान इक्वल होता है, मान इक्वल होता है। तो अगर W रिवर्सिबल का ज्यादा है तो ऑब्वियसली Q रिवर्सिबल ही ज्यादा होगा किससे? Q इरिवर्सिबल से। डन। अब आइए, हम मुद्दा किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम वर्क की बात कर सकते हैं? यस, हम वर्क की बात कर सकते हैं। किसमें? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। हम ये जानते हैं कि dW इरिवर्सिबल होता है माइनस P एक्सटर्नल dV। ध्यान से देखना, यहां बहुत सारे लोचे किए जाते हैं, लोचे। यही तो होता है जी फॉर्मूला, माइनस P एक्सटर्नल dV। हाँ, यहां P एक्सटर्नल कांस्टेंट है तो आप ये लिख सकते हो W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। कोई चैलेंज नहीं है मुझे इस बात के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो dW का W हो जाएगा। क्योंकि P एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर करते हैं अपन, तो ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से dV का हुआ डेल्टा V हो जाएगा, क्योंकि स्टेट फंक्शन है V1 से V2। लेकिन ये रिवर्सिबल होता तो यहां P dV लिखा होता, वहां P के को बाहर निकाल के डेल्टा V नहीं लिख सकता, ये लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं। डेल्टा V कौन है? V2 माइनस V1। यहां से एक समस्या आती है, समस्या नहीं है, रीजनिंग बनती है हमारी कि W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, हाँ जी, डेल्टा V। बिल्कुल सेंटर में आपने लिखा हुआ है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और यहां से हम दो कंडीशन की बात करेंगे। एक, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, और दूसरा अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ध्यान से देखना, हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि हमारा वो सिलेंडर जो है, जिसमें n मोल आइडल गैस भरी है, इसका मैं क्या करा रहा हूं? एक्सपेंशन करा रहा हूं। कंडीशन क्या है मेरे लिए? कंडीशन ये है कि ये जो ऊपर से इसके ऊपर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? P एक्सटर्नल बोलते हैं। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर मींस ये सिलेंडर किसी वैक्यूम में रखा हुआ है, इसका मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया मेरे लिए? 0। क्या है? थोड़ी जगह छोड़ के, या ना छोड़े तो भी चलेगा। P एक्सटर्नल 0 है यहां पर,
वैक्यूम का मतलब क्या होता है? बाहर कोई गैस नहीं है। जब बाहर गैस ही नहीं है तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर क्या होगा? जीरो। डायनामो मुद्दा। तो अगेंस्ट प्रेशर क्या है मेरा? जीरो। अब देखिए, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, इसका मतलब क्या है? पी एक्सटर्नल जो है वो कांस्टेंट है। बात क्लियर मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये दो कंडीशंस पे बात की। जब एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, मींस इन वैक्यूम कहूं या अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर बोलूं, एक ही बात है। इसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। ध्यान देना, इसे क्या बोला जाता है? फ्री एक्सपेंशन। तो इन वैक्यूम मैं एक्सपेंशन की बात करूं या एक्सपेंशन इन वैक्यूम बोलूं, क्या कहलाता है वो? फ्री एक्सपेंशन। क्यों? अपोज करने वाला कोई नहीं है। क्लियर मेरी बात? अपोज करने वाला कोई नहीं है, इसलिए एक्सपेंशन कैसा कहलाएगा? फ्री एक्सपेंशन। जबकि अगेंस्ट कांस्टेंट जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है उस पर, मींस ये बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, लग रहा है और अगेंस्ट कांस्टेंट ही रहेगा। एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा। ऐसे नहीं कि एक्सपेंशन किया तो कांस्टेंट जो प्रेशर वो भी बदलता जा रहा है समय के साथ। नो, जितना एक्सपेंशन करोगे वो प्रेशर क्या रहना चाहिए? 1 atm है तो पूरे एक्सपेंशन के दौरान 1 atm ही रहना चाहिए। बोल साहब थोड़ी देर तक तो 1 atm रहा, उसके बाद बदल के आधो ATM हो गया, 1.5 ATM हो गया, तो भैया जहां तक 1 था वो एक कार्य काउंट होगा और उसके बाद वहां से आगे तक जो भी था वो फिर कांस्टेंट था ना। 1.5 रहा तो 1.5 कितनी दूर तक रहा वो अलग होगा, फिर जुड़ेगा। क्लियर है? ये कांस्टेंट रहना चाहिए। बोला जाता है बाकायदा अगेंस्ट जीरो एक्सटर्नल प्रेशर, वो अगेंस्ट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेंस्ट इस तरह से वो हमेशा क्या माना जाएगा आपके लिए? कांस्टेंट। खैर मैं भी क्यों समझा रहा हूं, अगर ये कांस्टेंट है मींस हम जो पढ़ते हैं एक्चुअल में ये वाला पढ़ते हैं, हमारी जो हेडिंग है वो वास्तव में कौन सी है? इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, बाहर अगेंस्ट में प्रेशर लगा हुआ है, कांस्टेंट फलाना। तो हम ये वाला पढ़ते हैं एक्चुअल में, जिसका फॉर्मूला ये रहा ऊपर। अगर बाहर वैक्यूम कर दिया तो ये जीरो हो जाएगा वर्क। और इसको अगर फ्री एक्सपेंशन कहते हैं तो इसको कौन सा एक्सपेंशन कहते हैं? इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन है ये? इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। याद रहेगी बात? दो तरह के एक्सपेंशन की बात की जाती है, एक फ्री एक्सपेंशन और दूसरा कौन सा है? इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। टाइटल क्लियर, लेआउट क्लियर जो मैं बोल रहा हूं। मींस कभी कभी आरपीएससी में ऐसे काम के लिए जाना जाता है कि कुछ नहीं पूछा सीधा कह दिया पी एक्सटर्नल डीवी डीडब्ल्यू। पी अगर कांस्टेंट है तो बताओ वर्क या इस एक्सपेंशन को किस नाम से जाना जाता है? मुक्त एक्सपेंशन, मुक्त प्रसार, इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, ऐसे कई टर्म्स दे देगा वो। ओके है? दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूं। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में दो कैटेगरी लगाते हैं। अगर वैक्यूम में एक्सपेंशन करा रहा हूं तो उसका नाम होता है फ्री एक्सपेंशन। एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होगा क्योंकि बाहर कोई गैस ही नहीं है, तभी तो वैक्यूम कहलाया। और अगर बाहर प्रेशर है तो वो कांस्टेंट रहेगा, ऑब्वियस है वो कांस्टेंट रहेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है उसकी। ये कभी भी नहीं होगा तुम्हारे साथ कि आधे रास्ते तो अगेंस्ट प्रेशर एक रहा, आधे रास्ते के बाद फिर बदल गया, तो फिर आप दो टुकड़ों में उसका कार्य निकालोगे। जहां तक कांस्टेंट था उसका एक फॉर्मूला यही है, कितना वॉल्यूम चेंज हुआ किस एक्सटर्नल प्रेशर पे हुआ, प्लस फिर जो बचा हुआ वॉल्यूम चेंज कितना हुआ और उसका अगेंस्ट प्रेशर क्या था, दोनों को निकाल के जोड़ लीजिए, उस समय हो जाएगा। इतनी बुरी नौबत नहीं आनी तुम्हारे, इतना ही ध्यान रखो। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो लगता है पूरे प्रसार के दौरान। इस तरह के एक्सपेंशन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। ओके, जब भी इरिवर्सिबल पढ़ोगे दिमाग में दो चीजें रखो, फ्री एक्सपेंशन और इंटरमीडिएट एक्सपेंशन। ये कॉमन नाम है इन एक्सपेंशंस के, रिवर्सिबल में नहीं होता ऐसा कुछ भी। ओके, याद रहेगा दिमाग में। अब ध्यान से सुनो, फ्री एक्सपेंशन है, याद है, मैं किसी को धक्का मार रहा हूं पर वो विरोधी नहीं कर रहा उस धक्के का, तो क्या कार्य कहलाएगा? कोई डॉली पे खड़ा है, धक्का मार दिया, बोलो बहुत कार्य किया मैंने, 3 फ्लोर नीचे छोड़ाया उसको, डिस्प्लेस कर दिया। नो, अगर अगेंस्ट प्रेशर नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट कार्य नहीं कहलाएगा। मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है, पर हम तो मैथमेटिकली बात नहीं कर रहे, हम तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी में व्यवहार ही तो एक ऐसी चीज हो है जाने के बाद भी याद रहे। इंसान तो बढ़िया था यार। हाँ,
आइए जरा, तो व्यवहार क्या कहता है, जब अपोज ही नहीं हुआ तो काई का कार्य है, ये तो अपना आप ही जाना ऊपर, बोलते ही नहीं तूने क्या किया, ये तो अपने आप ही जाना था, वही वाली बात है। और जाना ही नहीं था, बहुत तेजी से जानेगा, फ्री एक्सपेंशन बहुत तेजी से होगा। क्यों? अरे पिस्टन का कोई विरोध ही नहीं करा तो गैस का प्रेशर सीधा पिस्टन को बाहर फेंक देगा। डन भाई? वर्क जीरो, कॉमन सेंस। अगर वर्क जीरो है तो क्या हीट एक्सचेंज होगी यहां पर? क्या हीट एक्सचेंज होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी? अगर नहीं कहते तो क्यों नहीं होगी? बोल साहब क्योंकि कार्य नहीं हुआ। कार्य तो आइसोकोरिक में भी ना हो तो फिर तो वहां भी हीट एक्सचेंज नहीं होती होगी तुम्हारी। इसलिए सुनो ढंग से, एक्सपेंशन इतना क्विकली होता है कि एक्सचेंज को तो टाइम ही ना मिले। जिसे अपन टायर के ब्लास्ट को बोलते हैं ना, अचानक टायर फट जाए, गाड़ी का ट्रक है उसमें लोड पूरा और टायर ब्लास्ट हो तो बहुत तेज आवाज होती है वाइब्रेशन के साथ, एडियाबैटिक प्रोसेस कहलावे। क्यों? जब गैस बाहर निकली उससे, इस दौरान कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई। पंचर होता है तो वहां हीट एक्सचेंज होती है आराम से, टायर गर्म होता है चलते हुए, लेकिन अचानक ब्लास्ट होता है तो इस दौरान हीट एक्सचेंज का समय ही नहीं मिलता है। इसलिए उस प्रोसेस को, टायर का फटना एडियाबैटिक प्रोसेस का एग्जांपल है, पंचर होना एडियाबैटिक प्रेशर नहीं है। ओके है? क्लियर है? अब आप कहोगे नहीं साहब वो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी ना, इसलिए हीट एक्सचेंज नहीं हो रही, कार्य नहीं हो रहा, तो क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। अरे भैया फ्री एक्सपेंशन का ना आइसोथर्मल से कोई लेना देना है ना एडियाबैटिक से कोई लेना देना है, ये अपनी दुनिया में अलग ही है, मुक्त है ये तुम्हारे इन नामों से। कैसे? ध्यान दें, फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल जीरो है, ध्यान दें, डब्ल्यू जीरो, हाँ जी, क्यू जीरो, डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो। ध्यान दे जो मैं कह रहा हूं, क्यू जीरो, डब्ल्यू जीरो, डेल्टा ई जीरो, डेल्टा एच जीरो। और देखिए हाँ जी, डेल्टा टी जीरो, डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा पी नेगेटिव। अरे भाई वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है गैस का यार, एक्सपेंशन कर रहे हो तो उसके ने थोड़ी मना की है, एक्सपेंशन नाम लिखा हुआ है तो प्रेशर तो घटेगा। क्लियर है? गौर से देखिए, बचा कौन? डेल्टा एस। सिस्टम की एंट्रोपी चेंज क्या होगी? क्या इस प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी चेंज होगी फ्री एक्सपेंशन में? हाँ जी, किसी ने इनफाइनाइट हो जाए, नंबर भी इनफाइनाइट हो जाते हैं, मुझे पता नहीं था कि क्यू जीरो होने से एंट्रोपी इनफाइनाइट हो जाती है। जीरो का किसी में भाग देते हैं तो वो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, जीरो में किसी का भाग देते हैं तो जीरो होती है। ओके, मैंने ये नहीं कहा एंट्रोपी जीरो हो गई, चेंज यहां पर जीरो हो गया, मैंने तो जो आप रिप्लाई दे रहे हैं उसकी बात हो रही है। जल्दी में जीरो बटा टी को जीरो की जगह इनफाइनाइट भूल जाते हैं, हादसा हो जाएगा। ना जीरो होगी ना इनफाइनाइट होगी, कैसी होगी? पॉजिटिव। ध्यान रखना, एंट्रोपी चेंज होगा। बोलो क्यों होगा? कॉमन सेंस, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब गैस का स्टेमिना नहीं बदल रहा, जस्ट लाइक आइसोथर्मल, पर वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा सा मतलब है, वॉल्यूम बढ़ रहा है बट इंटरनल एनर्जी
उतनी की उतनी है, इसका मतलब स्टेमिना उतना ही है, जगह बढ़ा दी तो जिगजैग मोशन बढ़ेंगे भैया वॉल्यूम बढ़ने के साथ। ओके डन है ना। अब जब ये है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि फिर फॉर्मूला क्या रहेगा इसका। भाई जीरो वालों के लिए तो फॉर्मूले की जरूरत ही का है, और वॉल्यूम और प्रेशर के लिए फॉर्मूले की वैसे नीड नहीं है। आइडल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी की जय हो। रह गया कौन, ये ध्यान दें वो की वो फॉर्मूला एनआर एल एन V2 by V1। आइसोथर्मल में जो फॉर्मूला यूज किया है उसी से हो जाता है। एंट्रोपी चेंज का कॉमन फॉर्मूला होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू, आगे लिखा हूँ थोड़ी देर में, एन सी बी एल एन T2 by T1 प्लस एन आर एल एन V2 by V1। याद है ना एक बड़ा सा फॉर्मूला, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ एंट्रोपी विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एन सी बी एल एन T2 by T1 प्लस एन आर एल एन V2 by V1। और अगर V2 by V1 की जगह P1 by P2 लिखना है तो CV की जगह क्या लिखते हैं CP। तो डेल्टा S इज इक्वल टू एन सी पी एल एन T2 by T1 प्लस एन आर एल एन P1 by P2। ये दो फॉर्मूले होते हैं। अब इसको कहीं लगा लो, आइसोथर्मल में लगाओगे तो एल एन T2 by T1 वाली टर्म जीरो हो गई क्योंकि T1 T2 सेम है। तो ले देखे कौन सी रह गई, सेकेंड वाली टर्म बच गई एन आर एल एन V2 by V1 या एन आर एल एन P1 by P2। आइसोथर्मल का ये तो फॉर्मूला लिख के आए पीछे। अब अगर मैं आइसो बारीक पढ़ूं तो P1 P2 वाली टर्म जीरो हो जाएगी। तो क्या रह गया फॉर्मूला NCPLN T2 by T1। आइसोबारिक के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, आगे लिखेंगे। आइसोकोरिक V2 by V1 जीरो हो जाएगा। तो जो फॉर्मूला था NCBLN T2 by T1 प्लस NRLN V2 by V1, तो V2 by V1 वाली टर्म जीरो, तो सिर्फ आगे वाली टर्म रह गई NCBLN T2 by T1। बोल साहब एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में ना टेम्परेचर कांस्टेंट होवे, ना वॉल्यूम कांस्टेंट होवे, ना प्रेशर कांस्टेंट होवे। या को मतलब ये पूरा ही जिंदा रहे फॉर्मूला। बस मेहरबानी ये रखना इरिवर्सिबल में रहता जिंदा, रिवर्सिबल में तो एंट्रोपी चेंज जीरो होती है सिस्टम की एडियाबेटिक के अंदर, और इरिवर्सिबल में ये रहा वो फॉर्मूला NCBLN T2 by T1 प्लस NRLN V2 by V1। उसी तरह से CP लूंगा तो P1 by P2 कर दूंगा पीछे, आगे पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो मैंने वही फॉर्मूला लिखा है, चूंकि मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, कहां है ईरो, तो LN T2 by T1 वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो बेचारा यही तो रह गया मार्केट में NRLN V2 by V1 या कहूं P1 by P2। डन रहेगा, गलतियां मत कर देना। और अच्छी चीज क्या है, जब भी इरिवर्सिबल पड़े ये फ्री अगेंस्ट प्रेशर होगा, और अगेंस्ट प्रेशर में दो कंडीशन होती हैं। अगर बाहर वैक्यूम ले लूं तो कोई सा ही प्रोसेस की हेडिंग हो, अगर बाहर वैक्यूम ले लिया तो यही हाल होगा, इसे मुक्त प्रसार बोलते हैं। आपको होगा ये तो आइसोथर्मल का फ्री एक्सपेंशन है। अरे भैया आइसोथर्मल के लिए तो डेल्टा टी जीरो होता है, एडियाबेटिक में क्यू जीरो होता है, यहाँ दोनों ही जीरो है, क्यू भी जीरो है और ये तो काई को आइसोथर्मल और काई को एडियाबेटिक, तभी तो नाम क्या है मेरे लिए, मुक्त प्रसार। मोह माया से दूर हूं मैं। क्लियर, याद रहेगा। अगर एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में भी मैं जब यूं करूंगा ना, शाहरुख खान बनाऊंगा, तो ये की है कॉपी एंड पेस्ट, कोई लेना देना ही नहीं है इसका। आजकल साइन नोटेशन पूछ लेते हैं इसका, किसका, साहब का। ओके नाउ अब आ जाओ अपने वाले पे, क्योंकि काम तो ई आना न्यूमेरिकल्स में, तो मैं कलर बदल देता हूं। इंटरमीडिएट एक्सपेंशन, ये कि यही फॉर्मूला है अपना, कौन सा, W irreversible is equal to minus P external V2 by V1। कभी दया आती है तो सिर्फ फॉर्मूला पूछ के छोड़ दे रहे। इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, जो हेडिंग में फॉर्मूला है वो की वही तो है। फ्री एक्सपेंशन में चूंकि ये जीरो हो जाता था इसलिए पूरे को जीरो कर देता था। डन। अब देखिए जो मैं कह रहा हूं, अब हम ये कह रहे हैं कि ध्यान से, मैंने सुना है इसी को हम ये भी कहते हैं कि P एक्सटर्नल गैस के फाइनल प्रेशर के बराबर होता है। अगर मैं पिस्टन को आर्टिफिशियली बाहर से रोकूं ना,
तो कोई भी गैस का पिस्टन तब तक एक्सपेंशन करता है जब तक गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम ना हो जाए। तो P एक्सटर्नल को हम P2 से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? 100% कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला क्या होगा, W इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू माइनस P2 V2 बाय V1। गौर से देखिए, P एक्सटर्नल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, P2 V2 बाय V1। अब देखो, हम ये कहते हैं कि ये V जो होता है, ध्यान से देखना, ये तो nRT बाय P होता है। सो W इरिवर्सिबल जो है माइनस P2, P एक्सटर्नल की जगह तो P2, और यहां क्या था V2, V2 की जगह क्या लिख सकता हूं, nRT अपॉन, अरे हाँ, P2 माइनस nRT अपॉन P1। V2 और V1 की जगह ये लिख सकता हूं कि नहीं, मैं V2 लूंगा तो P2, V1 लूंगा तो P1। T तो कांस्टेंट है ना, आइसोथर्मल चल रहा है। ओके भाई, नाउ देखिए, तो मैं नहीं लगता कि ये nRT कहते हैं कि ये दुनिया मैपिल मेरे काम की नहीं, हम तो जा रहे हैं यहां से, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। क्या है, माइनस nRT P2, ब्रैकेट में क्या रह गया, 1/P2 माइनस 1/P1। और क्या लिख सकते हो, nRT P2 1/P1 माइनस 1/P2। इसको आगे और इसको पीछे लिखूंगा तो बाहर का साइन बदल जावे। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, nRT, जरा गौर से देखो, डेल्टा P बाय P1 P2। नहीं समझे, कोई बात नहीं, मैं अच्छे से समझा देता हूं, घर का ही तो काम है। काम क्या है, जरा गौर से देखिए, यहां तक एज इट इज, इसका एलसीएम लो तो P2 माइनस P1 अपॉन P1 P2, यही तो है एलसीएम। देखो यहीं सलटा लेते हैं दुनिया को, इस P2 से ये P2 चल बसा, मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गया ना अब तो, और P2 माइनस P1 को डेल्टा P लिख सकते हैं कि नहीं? तो साहबजादे क्या कहलाए, W इरिवर्सिबल इज इक्वल्स टू, हाँ जी, nRT डेल्टा P बाय P1। इतना बदमाश है कि जब आइसोथर्मल इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो दिमाग में क्या रहना चाहिए, डाटा में हमें लिख के देगा अगेंस्ट इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपेंशन हुआ, जबकि वो सिर्फ क्या देगा, 5 मोल आइडल गैस थी, इसका आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन कराया 300 केल्विन पर, फ्रॉम 5 atm टू 1 atm तक। गैस का प्रेशर 5 atm से 1 atm तक एक्सपेंशन कराया। एक्सपेंशन में प्रेशर घटता है जबकि वॉल्यूम बढ़ता है। बताओ फलानी चीज क्या होगी, फलानी चीज क्या होगी, मींस W सिर्फ गैस का प्रेशर दिया इनिशियल और फाइनल, बाकी सब चीज खा गया। जबकि हम कहां ढूंढ रहे होंगे, हम न्यूमेरिकल को यहां ढूंढ रहे होंगे कि V1 देगा, V2 देगा, ये बताएगा अगेंस्ट कितना प्रेशर है, ना बताए, जब लिख दिया कि इरिवर्सिबल है, बोल दिया ना मुंह से, डन। तो ध्यान रहे, हमसे पूछ के नहीं पूछेगा वो कि मुझे आपसे क्या पूछना है, कौन सा फॉर्मूला याद है। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रेशर ना दे के सिर्फ वॉल्यूम दे दे कि 5 लीटर से 50 लीटर तक आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन किया था 300 केल्विन पे, बताओ कार्य कितना होगा। इसका मतलब ये जो अपनी दुकान थी, कौन सी, ये दुकान ही तो है हमारी, इसमें वॉल्यूम को नहीं छेड़ूंगा क्योंकि वॉल्यूम ही दे रहा है मुझे एग्जाम में, तो मैं किसको छेड़ूंगा, फिर प्रेशर को छेड़ूंगा, बाहर जो बैठा है। क्लियर, क्योंकि उसने सिर्फ वॉल्यूम दिए, मेरे को प्रेशर दिया ही नहीं, तो प्रेशर को किससे रिप्लेस कर लूं, हाँ जी, वॉल्यूम से। तो सेम दूसरा एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं आपको, W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P2 V2 बाय V1 ही तो है।
अब अगर वॉल्यूम चेंज दे रखे हैं मुझे, प्रेशर चेंज नहीं दिए, प्रेशर चेंज दिए तो फॉर्मूला ये है, वॉल्यूम चेंज दिए तो क्या करेंगे, इसको भगाओ। P2 क्या होता है, nRT/V2, लगाओ ठिकाने। W irreversible इज इक्वल्स टू माइनस nRT, हाँ जी, ये तो डेल्टा V है ही, अपॉन V2। W इर्रिवर्सिबल के वर्क के 3 फॉर्मूले दे दिए मैंने आपको, 3 दे दिए, 4 दे दिए, कितने मान लो, जो आपको अच्छा लगे। डन। अब बोल साहब ये याद कैसे रहेंगे, ये तो पता रहेगा कि हम और भी लिख सके माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के अलावा, पर भूलेंगे क्या, डेल्टा पी बाय P1 था कि P2 था, बाहर माइनस था कि प्लस था, क्योंकि तुम भूले नहीं और तुम्हारे माइनस आया नहीं, ये मान के चलना। ओके मैं क्या बोल रहा हूं, ये कंफर्म है कि हम भूले नहीं और माइनस आया नहीं। तो जब पता ही है कि याद रहेगा ही नहीं तो याद करना भी नहीं है, लिख दो सामने बॉक्स के आगे, पर इन्हें याद नहीं रखना है। सिर्फ क्या अप्रोच पढ़नी है, सिर्फ एक ही अप्रोच पढ़नी है, ये फॉर्मूला। जब मन करे तब क्या कर दें, इसे एक्सपेंड कर दे कि पी एक्सटर्नल की जगह हम P2 लिख सकते हैं। अब हमारी मर्जी, मैं P2 को आइडल गैस से रिप्लेस करूं या अंदर के V1 V2 को आइडल गैस से रिप्लेस करूं, जब चाहोगे तब असेंबल हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुश्किल से आधा मिनट लोगे आप इन इक्वेशंस तक पहुंचने में, गारंटी देता हूं। याद करोगे तो सब सुपड़ा साफ हो जाएगा, कुछ ना कुछ भूल जाओगे आप कंफर्म लिस्ट में। देखो यहां तो V2 ही आएगा, ये कह रहे साहब इसको आगे और इसको पीछे करेंगे तो सिर्फ साइन बदलेगा, फिर उसको मैं डेल्टा V नहीं लिख सकता, क्योंकि V2 माइनस V1 को डेल्टा V बोलते हैं, ना कि V1 माइनस V2 को। ओके खैर, मैं भी क्या कह रहा हूं, अब जरा सुनो, हम चाहें तो इन्हें और रूप दे सकते हैं, बोलो कौन सा रूप है, जरा देखो। W इर्रिवर्सिबल है माइनस P2 V2 माइनस V1, यहां तक राइट है। अब देखो हम क्या कह रहे थे, इस भाई साहब को nRT/V2 लिख सकते हो, V2 माइनस V1। अब हम ये कह रहे थे कि इसको डेल्टा भी ना लिख के सिर्फ V2 को अंदर ले जाओ, तो ये माइनस nRT, जरा गौर से देखिए, V2 अपॉन V2 को 1 कहूंगा, माइनस V1/V2, ऐसे लिख सको, बस ये आजादी है। आप भाषा समझ आ रही है, V2 को अंदर ले जाओ तो V2 अपॉन V2 माइनस V1 अपॉन V2, और इसको पहले और इसको बाद में लिखोगे तो बाहर प्लस का साइन आ जाएगा। सेम चीज हम ऐसे लिख सकते हैं, W इर्रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस P2, याद आया कुछ, हाँ जी, और अंदर हमने क्या लिखा था, nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1, ये लिखा था कि नहीं, V2 और V1 की जगह nRT बाहर आ गए थे तो nRT को तो बाहर बुला लो, और इस P2 को अंदर ले जाओ तो P2 अपॉन P2 1 माइनस P2/P1, ऐसे भी लिख सकते हैं। पर ये सारी दुनिया क्या काम आएगी, सिर्फ तब काम आती है जब वो कहे कि निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है या निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन इनकरेक्ट है। ओके, दुनिया में सबसे आसान क्या था, इर्रिवर्सिबल ही तो था, एक ही फॉर्मूला था छोटा सा, माइनस पी एक्सटेंड डेल्टा। अपनी पे आए तो 5-6 फॉर्मूले तो तुम्हारे सामने रख दिए उसने, अब जो पूछेगा वही पूछेगा। ओके है, डन है, मैंने क्या बोला है, क्लियर। आइए, ये तो बात हो गई किसकी, कार्य की। अब वो हीट कह रही कि मैं भी हूं, क्या है नेक्स्ट इसमें, हीट। हमें पता है, हाँ जी, Q इर्रिवर्सिबल होती है माइनस W इर्रिवर्सिबल। ये तो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहले ही कह दिया था कि जो Q होगा वो W के बरोबर होगा मैथमेटिकली, सिर्फ साइन उल्टा होगा, एक लेता है तो दूसरा
बाय द सिस्टम करता है, तो बाय द सिस्टम के लिए W नेगेटिव, हीट एब्जॉर्ब होती है इसलिए Q पॉजिटिव, सेम वैल्यू बट साइन उल्टा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बताना चाहिए आपको, तो Q इरिवर्सिबल क्या हो गया, P एक्सटर्नल डेल्टा V हो गया। वही W वाला फॉर्मूला, साइन बदल दो, इनमें से कोई से पसंद को फॉर्मूला लिख लो, साइन बदल दो बस, जो तुम्हें अच्छा लगे। P2 V2 माइनस V1, हाँ जी, साहब को क्या कर दो, nRT बाय V2, तो nRT डेल्टा V अपॉन V2, जो पसंद है, मीन्स पुराना कोई भी फॉर्मूला W वाला, उसके साइन बदल दो, आपको आपकी पसंद का फॉर्मूला मिल जाएगा। पैटर्न ओके, लेआउट ओके, क्या कह रहे, मैं कोई कह तुम, मैं तो सिर्फ ये पढ़ूंगा, पागल हूं क्या जो मैं ये पढ़ूंगा, W के फॉर्मूले का साइन बदल दूं तो Q का फॉर्मूला हो गया जयराम जी की। ओके नाउ, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि एंट्रोपी, कोई मुझसे कहे कि एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, एंट्रोपी चेंज कैसे निकालूंगा मैं सिस्टम की। ध्यान से जो मैं कह रहा हूं, क्या आपने किसी भी किताब में इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा सिस्टम का फॉर्मूला पढ़ा, नहीं पढ़ा, देवे ही ना वो लिख के, ओके क्या बोल रहा हूं, देता ही नहीं है, क्यों, उसके पास और भी बहुत सारे काम है, जो भी रीजन रहा है, पर एग्जामिनर के पास तो कोई काम नहीं है, सिर्फ पेपर बनाना है, और वो तो कहेगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम बताओ, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्या इतने से इतने देर तक क्वेश्चन समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। ध्यान दें, जो रिवर्सिबल का फॉर्मूला है वही इरिवर्सिबल का फॉर्मूला होगा। बोले ये क्या बोल रहे हो, मैं सच बोलूं, मैं सच बोल रहा हूं। बोलो कैसे, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब इस बात का तो फर्क पड़ता ही नहीं है कि पाथ ऑफ प्रोसेस क्या है। तुम ए स्टेट से बी स्टेट तक गए, तुम आइसोथर्मल रिवर्सिबल ले जाओगे या आइसोथर्मल इरिवर्सिबल ले जाओ, अगर ए से बी स्टेट तक गए हो तो एंट्रोपी चेंज तो सेम होगी। कुछ याद आया, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन का कॉन्सेप्ट याद है, मैंने स्टेट फर्स्ट स्टेट सेकंड 3 एरो लगाए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 अलग अलग पाथ, अगर इनिशियल फाइनल स्टेट सेम है तो स्टेट फंक्शन में चेंज सेम होगा, चाहे पाथ कोई सा भी हो, फर्स्ट वाले का भी वही, जो सेकंड वाले का वही, थर्ड वाले का। कुछ याद आया, इसलिए नहीं देता वो, इसलिए नहीं कि वो भूल गया या वो बताना नहीं चाहता कि तुम सीख जाओगे, सिर्फ इसलिए नहीं देता कि कॉमन सेंस है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। लिखिए, हाँ जी, क्या कहेंगे, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन एंड does not depends on the path of the process. That is reversible और irreversible. इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि path of the process क्या है, not depends on the path of the process. So we can calculate delta system of irreversible isothermal process
by we can calculate delta S system for irreversible isothermal process by the formula used in reversible isothermal process। मैं उसी फॉर्मूले से इसे निकाल दूंगा जिस फॉर्मूले से रिवर्सिबल का किया था, दैट इज डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू एन आर एल एन V2 बाय V1। क्लियर रहेगा, याद रहेगी दिमाग में। इंपॉर्टेंट लगाओ तो जल्दी याद हो गए, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, चीज याद करनी है तो आगे ऊपर इंपॉर्टेंट लगा दिया करो। तो एंट्रोपी चेंज क्लियर हुआ दिमाग में। अब मुद्दा ये है, एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम तो हो गया, एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का क्या होगा? किसका? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। अब तुम कहोगे साहब जब सिस्टम की उसी से निकाल सका तो सराउंडिंग को भी वही से निकाल सका, फिर तो भैया एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स जीरो आएगा तुम्हारा। अगर यही बात तुम्हारे दिमाग में आ गई तो, जबकि तुम्हें अच्छे से पता है इर्रिवर्सिबल का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स तो ग्रेटर देन जीरो होता है। दिमाग चला? हाँ जी, ध्यान से। फोर इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सपेंशन कर रहा हूं। फॉर इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे से पता है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा एस यूनिवर्स, और ये ग्रेटर देन जीरो होता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है कि सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज सेम नहीं होती यहां पर, दैट इज हाँ जी, डेल्टा एस सिस्टम की जो वैल्यू है वो डेल्टा एस सराउंडिंग के बराबर नहीं होती। जबकि आपको ध्यान है यहां पर कहानी क्या थी? इक्वल, वैल्यू इक्वल होती है, साइन उल्टा होता है, तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो इक्वल कहलाएगा कि नहीं? क्लियर? नाउ याद रहेगा। तो मुद्दा ये है कि सिस्टम की तो निकाल ली मैंने, उसी से निकाल लो, सराउंडिंग का क्या होगा? अरे ध्यान दें, हाँ जी, डेल्टा एस सराउंडिंग ये निकलता है, हाँ जी, W इर्रिवर्सिबल बाय T। ध्यान से, मीन्स आप लिख सकते हैं -Q इर्रिवर्सिबल बाय T, एक ही बात है। ध्यान से, आपको मैं उतनी गहराई में नहीं लेके जाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, किंतु है परंतु, बट आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए। तो इर्रिवर्सिबल का जब सराउंडिंग निकालना है तो कितना कार्य आपका हुआ था उस बाउंड्री पर जब हीट एक्सचेंज क्यों की थी आपने, और किस टेम्परेचर पर वो एक्सचेंज हुआ था, उसका रेशियो ही आपका क्या आएगा? तो हीट एक्सचेंज में क्या कर दो, इसका बस साइन माइनस लेना है। क्यों? सराउंडिंग में तो एक्सो कहलाएगा ना, सिस्टम ने हीट ली है तो सराउंडिंग ने दी है।
माइनस क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, या डब्ल्यू रिवर्सिबल बाय टी। अब तुम देखो ध्यान से, तुम्हें पता है कि बाय द सिस्टम का डब्ल्यू नेगेटिव आता है, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा टी का भाग लगेगा, तभी तो एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगी। सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगी। सराउंडिंग जब एक्सपेंशन कराऊंगा तो हाँ जी, सराउंडिंग की एंट्रोपी गिरेगी, लेकिन सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी। सिस्टम की एंट्रोपी क्या आएगी? पॉजिटिव। अब दिमाग लगाओ, ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ये नेगेटिव आएगी, और ये साफ साफ ये कह रहा है कि ये दोनों सेम नहीं होते, पर इन दोनों का टोटल धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव। अब दिमाग लगाओ, पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी होगी तभी तो ओवरऑल टोटल पॉजिटिव आएगा। तो ये तय है यहाँ पर, जब इक्वल नहीं होती तो ये दिमाग में रखना है, डेल्टा सिस्टम ग्रेटर होता है डेल्टा एस सराउंडिंग से। कॉमन सेंस लगाओ, इन दोनों का जोड़ पॉजिटिव आएगा। ये धनात्मक वैल्यू एक्सपेंशन में ये कैसी है? ऋणात्मक। ओके है? तो धनात्मक कब आएगा? जब पॉजिटिव वाली बड़ी होगी किससे? नेगेटिव से। मैं भी तो यही कह रहा हूं। क्लियर है? पर ये किसके लिए है? एक्सपेंशन के लिए। हम जो भी जब ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं? आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। कॉमन सेंस, इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, वो ग्रेटर आएगा। क्लियर? क्लियर कट दिमाग में रहना चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आए तो हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। सारा खेल किस पे था? एक्सपेंशन। बोल कंप्रेशन में शुरू से बता रखा है, सबके साइन उल्टे हो जाते हैं। ओके डन। किसकी बात हुई? एंट्रोपी चेंज। अब बोल साहब डेल्टा जी और डेल्टा ए एक लाइन में लिख दो, वही फॉर्मूला यूज होगा जो रिवर्सिबल में हुआ। क्यों? जी एंड ए आल्सो स्टेट फंक्शन, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय द सेम फॉर्मूला एज यूज्ड इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। जो अपन ने एंट्रोपी के लिए लिखा है होगी वही। एंट्रोपी शब्द की जी एंड ए लिख दो। जी एंड ए ऑफ ए सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन। अपन इज की जगह आर के तो दो जनों को एक साथ निपटा रहे हो, ना डिपेंड करे किस पे? पाथ ऑफ द प्रोसेस पे। इसलिए डेल्टा ए और डेल्टा जी को मैं उसी फॉर्मूले से निकाल लूंगा जो रिवर्सिबल प्रोसेस में था। और उसमें कौन थे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस NRT/ln V2 by V1। प्रूव इट। समझ आया कि इरिवर्सिबल में ये सारे फॉर्मूले क्यों नहीं मिलते? क्योंकि रिवर्सिबल में लिख तो दिए, वो की वही तो आएंगे, स्टेट फंक्शन है। डन? कर लोगे? गुड। अच्छे बच्चे हो तो अच्छे बच्चों की तरह एक क्वेश्चन भी लिखा जा सकता है। और क्वेश्चन क्या है? जो आपने अब तक बोला वो आपको प्रूव करना है। और प्रूव कैसे करते हैं? ऐसे क्वेश्चन क्या कहेंगे? 5 मोल ऑफ एन आइडल गैस। आसान करता हूं, 2 मोल ही ले लो ताकि पुराना डाटा जितना आ सके काम आ जाएगा। 2 मोल ऑफ एन आइडल गैस expand from 10 liter to हाँ जी 100 liter at 300 Kelvin। क्लियर? 10 लीटर से 100 लीटर तक कितना? एट 300 केल्विन। कैलकुलेट W, Q, डेल्टा G, डेल्टा A, डेल्टा H, डेल्टा E, हाँ जी डेल्टा S सिस्टम, डेल्टा S सराउंडिंग एंड delta S universe if number 1
process is reversible isothermal. Number 2, process is irreversible isothermal against constant external pressure. ना लिखूं तब भी एक ही बात है, irreversible तभी होगा. ओके, अब देखो मैंने सेम डाटा क्यों दिया पिछला वाला, ताकि पहले वाले क्वेश्चन के आंसर तो पिछले वाले क्वेश्चन से ही कॉपी एंड पेस्ट करें अपन, टाइम बच जाता है. और सेम क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टीज अब मैं किसके लिए निकाल लूं, सिर्फ इरिवर्सिबल के लिए. तो आधे समय में 2 क्वेश्चन का काम पूरा हो जाएगा ना अपना, और वो कंपैरिजन भी आ जाएगा कि जो जो स्टेट फंक्शन थे सिस्टम में चेंज के नाम पर, उनका मान रिवर्सिबल में भी उतना ही आएगा और इरिवर्सिबल में भी उतना ही आएगा. यही तो प्रूव कर रहे हैं. डेल्टा जी डेल्टा ए डेल्टा एच सिस्टम, डेल्टा ई और डेल्टा एच रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के सेम आएंगे. प्रूव होता है, कंपेयर होगा अपने आप ही. सिर्फ खेल कहां है, खेल ये है कि रिवर्सिबल में कार्य ज्यादा होता है बजाय किसके, इरिवर्सिबल के. पढ़ाया अपन ने, मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्सिबल ग्रेटर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू इरिवर्सिबल के. तो सब यहां बाकायदा वैल्यू के साथ प्रूव होंगे ना. रिवर्सिबल के निकाल चुके पिछले क्वेश्चन में, इरिवर्सिबल के यहां निकाल लेंगे. और देखो तुम अपनी आंखों से देखोगे शाश्वत कि आपने जो जो पीछे बोला है अब तक, क्या वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो कारण ढूंढेंगे कि हम कहां गलत पड़ गए, और गलत नहीं पड़े तो जो पड़ा है वो एज इट इज दिखना चाहिए यहां पर. क्लियर, आपकी ड्यूटी क्लियर है. अगले वीडियो में आप यहीं से अपना डिस्कशन चालू करेंगे. आप निकाले पहले, सारे फॉर्मूले आपके पास पीछे हैं. ये देख, सिस्टम का तो वही वैल्यू आ जाएगा जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में आया था. इरिवर्सिबल का जो W लाओगे उसमें टेम्परेचर 300 का भाग दे दो, या जो Q का मान आया इरिवर्सिबल में उसमें 300 का भाग दे दो. एक ही बात है, बस माइनस साइन है. ये वैल्यू छोटी ही आएगी उससे. और W कैसे निकालोगे, वॉल्यूम चेंज दिया है और T दिया है, ये लो, ये रहा W इरिवर्सिबल. वॉल्यूम चेंज दिया है तुम्हें, ये लो, ये पढ़े दुनिया भर के पढ़े, डेल्टा V अपॉन V2, ये लो, ये पढ़ा. वॉल्यूम चेंज कितना है, 10 से 100 किया है, 10 से 100 ही किया है ना. 10 लीटर टू 100 लीटर, 10 बटा वो डेल्टा V 90, 90 बटे 100. T दे रखा है, N पता है, R पता है. पैटर्न क्लियर, लेआउट क्लियर. आ जाओ, चलिए आज हम इस टॉपिक को यहीं बंद करते हैं. अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे कि हमने क्या कहा. इसके बाद इसी प्रोसेस को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ. यदि अगर एडियाबैटिक प्रोसेस होते तो जो थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ रहे हैं वहां सिर्फ G और A नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी चीजें वहां भी पढ़नी है अपन को. क्या फॉर्मूले होंगे, रिवर्सिबल में क्या होंगे, इरिवर्सिबल में क्या होंगे. डन. चलिए, नमस्कार.